कन्वर्जन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने कन्वर्जन का फर्स्ट वीडियो डायजोनियम सॉल्ट बेस्ड कन्वर्जन को नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इस सीरीज में क्लास 12 के बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कन्वर्जन सीरीज पर बातें कर रहे हैं। ये इसकी दूसरी वीडियो है, जिसमें हम आज आपसे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कन्वर्जन को। तो चलिए इस कन्वर्जन को किस तरीके से करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, वो सारी बातें अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए बेटे, एरोमेटिक रिंग्स पे होने वाला एक मेन रिएक्शन है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन रिंग, इस पर ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इनका मेन केमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तो अगर आप समझोगे तो बेंजीन या बेंजीन का ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लाइक फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड अगर आपके पास है और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसका या तो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर वो बेंजीन की तरफ अटैक करता है तो बेंजीन में से एक H को रिमूव करके वो वहां पे जाके लग जाता है। कहने का मतलब H हटा और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया। ऐसे पर्टिकुलर टाइप को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल था, इसलिए हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन के कुछ जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले आप प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद हम कन्वर्जन्स पे बातें शुरू करेंगे। मैं आपको लगभग यहाँ पे अबाउट 20 कन्वर्जन्स बताऊंगा जो कि इसी सारे टॉपिक पर बेस्ड होंगे, लेकिन उनके लिए पहले बेसिक थ्योरी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। बेंजीन के ऊपर अगर आपने बेटे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 को ऐड किया, ध्यान से बातों को समझिएगा, तो इन दोनों को मिलाने से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बेटे वो होता है NO2 पॉजिटिव। यानी ये NO2 पॉजिटिव बेंजीन पर जाके अटैक करेगा, उसके H को हटा के खुद लग जाएगा, आपका जो कंपाउंड यहां से बनता वो आपको मिलेगा, वो है नाइट्रोबेंजीन। दूसरा रिएक्शन Cl2 और FeCl3। अगर आपने Cl2 और FeCl3 लिया होगा तो इनको मिलाने से एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है Cl पॉजिटिव, और ये जो Cl पॉजिटिव बना, ये Cl पॉजिटिव भी क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर जाएगा और एक H को हटा के लग जाएगा। कहां लगाएं, तो याद रखिएगा बेंजीन की सारी 6 पोजीशन बेटी एक जैसी होती है। अगर सारे के सारी 6 पोजीशन एक जैसी है तो आप उसे कहीं पर भी लगा सकते हो। तीसरे रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन है Br2, साथ में हम FeBr3 को यूज कर रहे हैं। ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। इससे क्या जनरेट होगा, इससे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बेटे वो है Br पॉजिटिव, और इस Br पॉजिटिव के कारण आप क्या बना के दिखाओगे, आप बोलोगे कि ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगले केमिकल रिएक्शन पे बात करें तो अगले केमिकल रिएक्शन पे अगर मैं बेंजीन के ऊपर फर्दर केमिकल रिएक्शन जाता हूं करवाने, जैसे मैंने बेंजीन के ऊपर लिखा बेटे CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। अगर आप इसे लिखते हो तो होगा क्या, बेंजीन के ऊपर CH3 जाके लग जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा टॉलिन का। टॉलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कन्वर्जन में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉलिन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप टॉलिन को ऑक्सीडाइज कर देते हो KMnO4 से एसिटिक मीडियम में, अगर आप KMnO4 नहीं चाहते तो आप यहाँ पे क्रोमिक एसिड K2Cr27 या अल्कलाइन मीडियम में KMnO4, किसी से भी अगर आप इस KMnO4 की हेल्प से या किसी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से टॉलिन को ऑक्सीडाइज करते हो बेटे, तो वी गेट बेंजोइक एसिड। तो एक तो आपके पास तरीका है कि आप
टॉलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका, हम एक नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हमने इसमें मिला दिया बेटे CrO2Cl2 CH2 सॉल्वेंट के साथ, और सेकंड हमने इसमें मिला दिया बेटे हाइड्रोलिसिस कंडीशन। तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है बेंजल्डिहाइड का, और ये नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। अभी हमारी जो सीरीज आएगी उसी सीरीज में बेटे नेम रिएक्शन सीरीज भी आएगी, उसमें हम इस रिएक्शन पे वापस बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट बना होगा। अगले बात करें तो अगले केस में अगर मैं इसमें Cl2 लाइट की प्रेजेंस में या हीट करवा दूं तो होता क्या है कि क्लोरीनेशन रिएक्शन हो जाता है। किस पर? हमारी एलिफेटिक कार्बन चेन पर, यानी हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड बन गया। इस बेंजाइल क्लोराइड पर आप KOH ऐड कर दीजिए तो फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल का, तो आप बेंजाइल अल्कोहल बना सकते थे। इसी बेंजाइल क्लोराइड के ऊपर अगर आपने बेटे KCN मिला दिया होता तो फॉर्मेशन हो जाता CH2CN का, और ये CH2CN जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में यूज होता है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी बेटे तो उस वीडियो में CN को हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना सीख रहे थे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम असेंडिंग सीरीज की बात करने वाले हैं बेटे, जहां पे हम वापस KCN के रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर इस पार्ट को रोकेंगे और वापस आ जाते हैं बेंजीन के रिएक्शंस पर। बेंजीन के फर्दर रिएक्शन पे अगर आप बात करते हो तो बेंजीन के फर्दर रिएक्शन में हम अगर इस पे ऐड कर देते हैं बेटे एसिड क्लोराइड को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। मैंने अभी बताया नेम रिएक्शन की सीरीज में हम इन सभी रिएक्शंस पर बातें करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने जो कंपाउंड बना इसका नाम याद रखिएगा, ये है एसिटोफेनोन। इसके अलावा अगर आप बेंजीन के ऊपर बेटे रिएक्शन करवाते हो ओलियम का, ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3, जिसे हम लोग लिखते हैं H2H2O7, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CH3 पॉजिटिव। यहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन था? CH3CO पॉजिटिव। यानी अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख जाए, जैसे ही आपके सामने रिएक्शन में लिखा हुआ है, आपको क्या नाइट्रिक एसिड और H2SO4, आप माइंड सेट कर लीजिए कि NO2 प्लस बन गया, और ये NO2 प्लस क्या करेगा? बेंजीन पे अटैक करेगा और फॉर्मेशन कर देगा नाइट्रोबेंजीन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ये कुछ बेसिक रिएक्शंस है: नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और सल्फोनेशन। और इस टॉलिन का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का क्या मतलब होता है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटे, जब आप बेंजीन के ऊपर पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने जाते हो, जैसे मैंने बेंजीन पर पहला इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने की कोशिश की NO2 प्लस, तो ये NO2 प्लस बेंजीन के किसी भी पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है। आपने कहा कहां जोड़ दूं? मैंने कहा आप कहीं भी जोड़ सकते हो। हमने इस NO2 को यहां जोड़ दिया, फॉर्मेशन किसका हो गया? नाइट्रोबेंजीन का। अब अगर मैं इसके ऊपर फिर से NO2 प्लस ले आऊं रिएक्शन करवाने के लिए, मतलब मैंने इस नाइट्रोबेंजीन पर ऐड कर दिया क्या? कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये एक बड़ी रीजनिंग है कि अब हम यहां तक कैसे जाएं, हम इस प्रोडक्ट को कैसे बनाएं, हमें ये समझना पड़ेगा। तो देखिए बेटे, आपके पास तो क्या आ गया? नाइट्रोबेंजीन आ गया, लेकिन अब हम इस NO2 प्लस को कहीं भी नहीं जोड़ सकते। ये कहां जुड़ेगा? ये डिपेंड करेगा हमारे उस NO2 ग्रुप पर जो कि बेंजीन पर पहले से लगा हुआ है। ये ग्रुप या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ये अपने ऑर्थो पोजीशन पे भेज देगा या तो अपने पैरा पोजीशन पे भेज देगा, और अगर मेटा डायरेक्टिंग होगा तो मेटा पे भेज देगा। कहां भेजेगा, यही हमें यहाँ पे समझना है।
आइए कोशिश करते हैं समझने की। आपके पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर ग्रुप का मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। पहचानते कैसे हैं? आसान सा ट्रिक बता रहा हूं। आपको सिर्फ क्या करना है बेटे, जो ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस ग्रुप के डायरेक्टली लिंक एटम को देखिए। जैसे बेंजीन से ऑक्सीजन अटैच है OH का, अगर उस डायरेक्टली लिंक एटम के पास आपको लोन पेयर दिख जाए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बेंजीन से बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो 2 लोन पेयर उसके पास होंगे। अगर लोन पेयर है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। दूसरी कंडीशन NH2 सिस्टम के पास फिर से क्या है, एक लोन पेयर है, वो भी क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। इसके अलावा क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या परफॉर्म कर रहा होगा, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा होगा। इसके अलावा OCH3, ऑक्सीजन अगेन 2 ही केमिकल बॉन्ड बना रहा है तो 2 लोन पेयर रखता होगा, ये भी क्या शो कर रहा होगा, प्लस आर इफेक्ट, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। O के ऊपर माइनस चार्ज हो, यानी कि अब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया 7, एक बॉन्डिंग में गया तो बचे हैं 3 लोन पेयर, यानी क्या शो करेगा, प्लस आर। और प्लस आर वाले जितने भी ग्रुप्स होते हैं सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो NHCOCH3, इसको देखिए, इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, ये भी क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा प्लस H इफेक्ट के लिए, यहाँ पर जो हमारा एल्काइल ग्रुप है CH3, कोई लोन पेयर नहीं है, ये प्लस H इफेक्ट शो करता है। और प्लस H वाले या प्लस R वाले दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो मेरे पास ये सभी ग्रुप जो मैंने आपके सामने भी शो किए, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब माइनस आर ग्रुप को समझ ले। माइनस आर ग्रुप की क्या पहचान है? माइनस आर ग्रुप यानी जो डायरेक्टली लिंक एटम हो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे कि NO2 को देखिए, NO2 में नाइट्रोजन अपने एक लोन पेयर को ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, जिसके कारण नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। CHO में कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी वही, इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा माइनस आर इफेक्ट जैसा ग्रुप हो गया। इसके अलावा SO3H, सल्फोनिक एसिड वाला, इसमें भी आप देखो सल्फर से 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, सल्फर सफर कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, माइनस आर इफेक्ट हो गया। CN को भी अगर आप देखोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन पे, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और नाइट्रोजन पे माइनस नेगेटिव, इसका मतलब कार्बन भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी परफॉर्म कर रहा है। कोई भी जो माइनस आर इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं, वो सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब तक मैंने आपको बता दिया कि कौन से ग्रुप प्लस आर है और कौन से माइनस आर। सारे प्लस आर वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और सारे माइनस आर वाले मेटा डायरेक्टिंग है। अब इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस तरीके से हम यूज करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जांपल में क्लोरोबेंजीन को लिया। अगर आप क्लोरोबेंजीन के साथ जाते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे, प्लस आर ग्रुप था, यानी ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाएगा। अब अगर मैं इस क्लोरीन के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दूं, इलेक्ट्रोफाइल जैसे हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन का NO2 पॉजिटिव, क्लोरीनेशन रिएक्शन का Cl पॉजिटिव, ब्रोमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते समय बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव, एल्काइलेशन रिएक्शन करवाते समय हमारा एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज, एसाइलेशन करवाते समय हमारे एसाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल, ये सभी जो है ये क्लोरीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाके लग जाएंगे। यानी मेरे ये ग्रुप्स या तो ऑर्थो पे लगेंगे या तो पैरा पे। जनरली इस बात को ध्यान रखिएगा बेटे कि जो पैरा पोजीशन होती है वो ज्यादा दूर होती है, जिसके कारण
रिपल्शन कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी आप उसे मेजर प्रोडक्ट बताओगे। अब आप किसी भी ग्रुप को ले लो और डिसाइड करने चले जाओ। जैसे मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया और बेंजोइक एसिड पे मैंने नाइट्रेशन रिएक्शन करने की सोची। अगर आप बेंजोइक एसिड पे नाइट्रेशन करने वाले हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा जो COH ग्रुप है ये प्लस आर है या माइनस आर। अभी आपने देखा था कि COH ग्रुप हमारा जो है वो कैटेगराइज किया गया था माइनस आर ग्रुप में, यानी ये एक माइनस आर ग्रुप है। और अगर माइनस आर ग्रुप है तो आप इसे मेटा डायरेक्टिंग बोलोगे। मेटा डायरेक्टिंग मतलब इससे बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। मैंने आपको ये नहीं एक्सप्लेन करके दिया कि क्यों जा रहा है मेटा पर, मैंने आपको सिर्फ अभी याद करने का बात बताई है। हम यहाँ पर रीजनिंग करने वाले हैं कन्वर्जन्स पर, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग क्या करते हैं। सेम अगर मान लीजिए मैंने बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप लगा दिया होता और मैं कहता कि भाई अब बताओ क्या होगा अगर मैं Cl2 और FeCl3 लिख दूं, तो आप कहोगे कि अगर मैं इस पे Cl2 और FeCl3 लिख दूं तो ये क्या करेगा। OCH3 में ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, ये हमारा प्लस आर ग्रुप है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी आपको सिंपल कुछ नहीं करना। इससे बनता क्या, Cl प्लस, वो Cl एक बार ऑर्थो पे चला जाता, एक बार पैरा पे। मैंने पहले पैरा पे लगा दिया है, अब मैं इसे ऑर्थो पे लगाने जा रहा हूं और आपको पता है ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। जी, कन्वर्जन का अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आपसे, अबाउट एनिलीन और फेनॉल। देखो बेटे, एनिलीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर सिस्टम होता है। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक होता है वो बहुत फास्ट होता है। यानी अगर आप एनिलीन के ऊपर ब्रोमिनेशन करवाने की सोच रहे हो तो इतनी तेज केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है कि आप किसी एक Br को लगने के बाद रिएक्शन रोक ही नहीं पाते। इसके ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशंस पर Br जाके लग जाता है और हमारे पास एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले करते क्या है कि एनिलीन के इस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए हम एनिलीन के ऊपर ऐड करते हैं CH3COCl का। ये रिएक्शन प्रोसीड करवाया जाता है पाइरीडीन की प्रेजेंस में। पाइरीडीन बेटे एक बेस होता है। इस बेस का क्या रोल है अभी बात करते हैं। जब आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हो तो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण उस पर अटैक करता है और क्लोरीन रिएक्शन को छोड़ के निकल जाता है। नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को पूरा रखने के लिए एक H को भी निकाल देता है, तो नाइट्रोजन एक H को निकाल रहा है, यहां से क्लोरीन निकल रहा है, यानी एक एसिड बाहर हो रहा है। बेस का काम है HCl को रिमूव करना। अब बनेगा क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो एक H कम हो गया, NH बचा। ये NH ने CO के साथ बॉन्डिंग कर ली एंड दिस CH3। ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम में इसे हम एसिटा एनिलाइड के नाम से जानते हैं। ये जो एसिटा एनिलाइड है, ये एसिटा एनिलाइड में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो CO ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में है, जिसके कारण ये एक मॉडरेट एक्टिवेटर ग्रुप होता है। मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तेज नहीं होते। अब अगर मैं इस पर ब्रोमिनेशन करवाना चाहता हूं तो मैं सिंपल Br2 और एसिटिक एसिड लिख सकता हूं। एक छोटा सा प्रॉब्लम जो बच्चे पूछते हैं कि सर अभी तो ब्रोमिनेशन करवाते समय हम Br2 और FeBr3 ले रहे थे, अब आप Br2 और H2O यूज कर ले रहे हैं, Br2 और एसिटिक एसिड यूज कर ले रहे हैं, FeBr3 कहाँ गया। देखिए बेटे, ब्रोमिनेशन रिएक्शन में जो FeBr3 था वो हमारे रिएक्शन का कैटलिस्ट था, क्योंकि बेंजीन एक्टिवेटेड सिस्टम नहीं था। उस पे रिएक्शन करवाने के लिए या क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन करवाने के लिए या नाइट्रोबेंजीन पे रिएक्शन करवाने के लिए हमें रिएक्शन को फास्ट करना पड़ता है, इसलिए कैटलिस्ट की नीड होती है। लेकिन एनिलीन या एसिटाइलाइड काफी एक्टिवेटेड सिस्टम्स है, इन पे रिएक्शन करवाने के लिए कैटलिस्ट की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिकली रिएक्शन अपने आप बन जाता है।
यानी यहाँ पर आप एसिटिक एसिड सॉल्वेंट के साथ अगर रिएक्शन के साथ जाते तो आपको ऑर्थो और पैरा पर Br लगा हुआ दिख सकता था। तो अगर हमने क्या यहाँ पे कैटलिस्ट लिख दिया तो गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा। आप अगर लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप Br2 और FeBr3 भी लिख सकते थे इस केमिकल रिएक्शन में। अब क्या हुआ? दोनों साइड क्या लग गए बेटे? Br लग गया। तो अब यहां से फायदा क्या हुआ? देखिए बेटे, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। जो एसिटाइनिलाइड है ना, ये एसिटाइनिलाइड को अगर हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं एसिटिक मीडियम में या फिर एल्कलाइन मीडियम में, तो ये एसिटाइनिलाइड वापस अपने पेरेंट यानी कि एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक बार आपने ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना लिया, अब इस कंपाउंड पे क्या कर लीजिए? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखोगे आपको वापस एसिटाइनिलाइड NH2 में कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा और हमारे पास एनिलीन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br लगा हुआ मिलेगा। आपको पता है हमारा ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। इसी तरीके से एनिलीन पर एक और रिएक्शन चलता है, वो है नाइट्रेशन का भी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप एनिलीन के ऊपर बेटे नाइट्रेशन परफॉर्म करवा रहे हो तो नाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमने इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। जैसे ही आपने नाइट्रेशन के लिए इसे मिलाया तो होता क्या है? एनिलीन हमारे प्रोडक्ट में NO2 को लगाएगा। आप जानते हो कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके लगेगा। लेकिन देखने पर एक अजीब सी बात मिलती है कि NO2 मेटा पर भी लगा हुआ दिखता है। एक तो रीजनिंग क्वेश्चन बनता है भाई कि मेटा पे क्यों लग गया। तो देखिए बेटे, हम लोग अभी कन्वर्जन सीरीज पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगभग 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 12 पार्ट्स में डिवाइड में हमारा एक पार्ट आएगा जिसमें हम आपके सामने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक के रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं और उस रीजनिंग टॉपिक में मैं आपके सामने ये सारी बातें रखूंगा। अभी मैं आपको बता दूं तो मेटा प्रोडक्ट कम नहीं 47% तक बनता है। इतना हाई प्रोडक्ट बन जाना मतलब कि सिर्फ ऑर्थो पैरा नहीं मेटा भी बन रहा है। तो मेटा क्यों बन जाता है? नॉर्मल बात है कि ये एसिड मीडियम होता है। एसिटिक मीडियम में हमारा जो एनिलीन है उसका प्रोटोनेशन हो जाता है। एनिलीन अगर प्रोटोनेट होगा तो क्या होगा? अगर एनिलीन बेटे प्रोटोनेट हो जाता है, ये चैन एक्सेप्ट कर लेता है तो फॉर्म कर लेता है एनिलीनियम आयन को, जिसके कारण एनिलीनियम आयन आप जानते हो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है नहीं कि प्लस आर इफेक्ट शो कर सकेगा। सो मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है। तब क्या करें? तो हम इस रिएक्शन को भी इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। वो क्या? जो आपके पास एनिलीन दिया हुआ है, सबसे पहले उस एनिलीन के ऊपर हम क्या करते हैं? परफॉर्म करवाते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, यानी आप CH3COCl ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। इससे क्या होगा? हमारा एसाइल प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि एसिटाइनिलाइड बन जाएगा। अब आप इसके ऊपर क्या करवाते हो? नाइट्रेशन करवा दोगे। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेट सॉल्यूशंस को ऐड कर दोगे। अब आप जानते हो कि यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन नहीं होगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? ये NO2 जाके लग जाएगा। और एक बार अगर आपके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 लग गया, मेटा पे नहीं गया, उसके बाद क्या वापस एसिटाइनिलाइड को चेंज किया जा सकता है एनिलीन में? तो नॉर्मल बात है, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। आपको वापस सिस्टम में NHCOCH3 NH2 फॉर्म में मिल जाएगा और सिर्फ हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनता हुआ दिखेगा इस सिस्टम में। तो ये एनिलीन के साथ कुछ भी बने। एनिलीन के बाद अब हम अगर बात करें तो फिनॉल के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। फिनॉल भी एनिलीन की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर सिस्टम है, लेकिन इसकी एक्टिविटी कंपेयर टू एनिलीन कुछ कम बताई जाती है। इस पर भी आप एसाइलेशन रिएक्शन करवा सकते हो। अगर हम फिनॉल पर भी
CH3COCl और पाइरीडीन का रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे एनिलीन का लोन पे अटैक करता था वैसे ये भी अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और हमारे पास बेंजीन के ऊपर ग्रुप जुड़ जाएगा OCOCH3। नाम क्या लिख सकते थे, एस्टर है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ फिनाइल ग्रुप है और आप जब भी एस्टर का नाम लिखते हो तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को पहले लिख देते हैं। फिनाइल 2 कार्बन का एस्टर है, नाम हो जाएगा फिनाइल एथनोएट। यहाँ पर फिनॉल के साथ कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फिनॉल जो रिंग हमारे पास है बेटे, उस पर अगर आप ब्रोमिनेशन करवाते हो वाटर के साथ तो फिनॉल फॉर्म कर सकता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन यही रिएक्शन जब आप करवाते हो किसका, फिनॉल का CH2 के साथ, तो ऐसे केस में फिनॉल की जो रिंग हमारी है, इस फिनॉल रिंग से सिर्फ ऑर्थो पैरा पे ही Br जाके लगता है। डिफरेंस क्या है, अगर इस डिफरेंस को आप समझने जाओगे बेटे तो आपको एक एक्टिवेटर सीरीज पता होनी चाहिए। तो मैं आपको वो सीरीज बता रहा हूं कि कौन से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स हैं कौन से नहीं। तो O निगेटिव एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, उतना ही लगभग NH2 के बाद आपका N एल्काइल वाला सिस्टम, फिर आपके 2 R ग्रुप जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, देन OH। ये जो हमारे पास ग्रुप्स है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं। इसके बाद जो ग्रुप हमारे पास आता है वो है OR, NHCOCH3 जो भी आपने एसिटानिलाइट के साथ देखा, ये हमारे मॉडरेट एक्टिवेटर्स है। हमारा एल्काइल ग्रुप वीक एक्टिवेटर होता है। तो यहां पर जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो ना बेटे, तो फिनॉल पोलर सॉल्वेंट में चेंज हो जाता है फिनॉक्साइड आयन में, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन के ऊपर 2,4,6 का प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में फिनॉल आयोनाइज ना होके फिनॉल के फॉर्म में ही रहता है, जिसका मतलब है सिर्फ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना। कन्वर्जन नंबर 1, बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। जो बनाना है उसके पैसे पहले आप उसका बेटे स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर बनाते नहीं हैं आप एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। चौथे नंबर पे ब्रोमीन लगाना है, नाइट्रोबेंजीन स्ट्रक्चर लिया हुआ है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। अब मुझे बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप जोड़ने हैं, NO2 और Br। आपको पता है बेंजीन पे NO2 जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, नाइट्रेशन करना है, और ब्रोमीन जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ब्रोमिनेशन करना है। जब ये दोनों बातें आपको पता है कि एक बार तो नाइट्रेशन करना है और एक बार ब्रोमिनेशन करना है, तो पहले किसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। सपोज अगर आपने पहले बेटे नाइट्रेशन कर दिया तो बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, और बेंजीन पे अगर NO2 ग्रुप जुड़ गया तो NO2 -R ग्रुप है, यानी मेटा डायरेक्टिंग। इसका मतलब अब जब आप ब्रोमिनेशन करने के लिए ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा Br इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पे जाके जुड़ जाएगा। यानी अगर आपको 3-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना होता तो ये मेथड चल सकता था। लेकिन अगर मैं पहले ब्रोमिनेशन करवाता तो क्या होता, तो अगर हम पहले ब्रोमिनेशन करवा दें तो देखिए हमारे लिए इजी क्या है। इस रिएक्शन को करवाने पर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। ब्रोमीन कैसा ग्रुप है, आप कहोगे लोन पेयर रखता है 3-3 प्लस R है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऑर्थो पैरा पे भेजेगा। अब अगर मैं नाइट्रेशन करवाऊं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड करूं, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता था, NO2 पॉजिटिव। ये NO2 पॉजिटिव क्या होगा, Br के ऑर्थो पैरा पे जाएगा, और आप जानते हो कि मेजर फॉर्म पैरा पे जाके बनता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। आइए देखिए ये क्या है, बेंजीन बना लिया, क्या बनाना है, हमें बनाना है एसिटोफिनोन, और उसके मेटा पोजीशन पर हमें NO2 जोड़ना है। अब इस पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो
यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो COCH3 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पहले अगर हम नाइट्रेशन करवा दें, जरा सा बातों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं पहले नाइट्रेशन करवा दूं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये जो नाइट्रोबेंजीन मेरे पास बेटे यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये एक -R ग्रुप है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग, यानी अपने मेटा पोजीशन पर आने वाले ग्रुप को भेजेगा और मुझे मेटा पे ही भेजना है। इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन का एसाइलेशन करवा दूं CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, नेम रिएक्शन है कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो हमारा रिएक्शन में एसाइल वाला जो सिस्टम है, यानी ये वाला जो कार्बोकेटायन बनेगा, ये मेटा पे जाके लग जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ मिलता नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मिलती है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर रिंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर मतलब जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम कर देती हैं, जैसे NO2 ग्रुप, COH ग्रुप, CN ग्रुप, इनके ऊपर नहीं होता। यानी आप नाइट्रेशन पहले नहीं करवा सकते थे। आपको पहले क्या करवाना पड़ेगा? पहले मुझे एसाइलेशन करवाना पड़ेगा, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जब आप पहले परफॉर्म करवाओगे तो बेंजीन पर COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। COCH3 भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इसके ऊपर नाइट्रेशन पॉसिबल है, मतलब आप नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दीजिए, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा बेटे NO2 ग्रुप का, मेटा पोजीशन पे जाके लगना, और आपका वो प्रोडक्ट जो हमें बनाना था वो बन जाएगा। बेंजोइक एसिड से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, देखिए बेंजोइक एसिड दिया है और आपको क्या बनाना है? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात हुई, आपको मेटा पे लगाना है और COH ग्रुप हमारा -R ग्रुप है, यानी मेटा डायरेक्टिंग, यानी इसके ऊपर अगर आपने कोई भी रिएक्शन परफॉर्म किया, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं हो सकता, अभी बताया इसके पहले, तब वो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाके ही लगेगा। तो डायरेक्ट आप ये रिएक्शन लिखिए, मेटा पे भी लग जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिनॉल टू टॉलिन, अब आपके पास फिनॉल है, OH ग्रुप है, और आप इस OH ग्रुप को CH3 में कन्वर्ट करना चाहते हो। नॉर्मल बात है, मुझे OH को हटाना पड़ेगा। एक रिएक्शन ध्यान रखिएगा, जब आप जो फिनॉल है उसे जिंक डस्ट के साथ हीट करते हो तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और बनता बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर आपके पास CH3Cl का रिएक्शन है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम टॉलिन तक जा सकते थे। क्लोरोबेंजीन मेरे पास दिया हुआ है, मुझे बनाना क्या है? पैरा क्लोरोएनिलीन। पैरा क्लोरोएनिलीन का मतलब NH2 लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पर Cl लगा हुआ है। देखो बेटे, Cl हमारा जो है वो एक +R ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और हमारा NH2 उसके पैरा पे ही लगा हुआ है, लेकिन आप NH2 को डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ ही मेन रिएक्शंस होते हैं जो मैंने आपको बताए। तो हम इस पे क्या करेंगे? हम इस पे सबसे पहले कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 मिला देंगे। इसको मिलाने से क्या होगा? इसको मिलाने से मेरे सिस्टम पर NO2 ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। एक बार NO2 जुड़ गया तो NO2 को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लास्ट वाले हम लोगों ने कन्वर्जन वाले पार्ट में जो डायजोनियम सॉल्ट बेस्ड था, ये बहुत बार देखा था। NO2 को अगर आप SnHCl से रिड्यूस कर देते हो तो हमारे पास NH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। कन्वर्जन नंबर 6, एनिसॉल। एनिसॉल यानी बेंजीन के ऊपर बेटे OCH3 का लगा होना। आपको बनाना क्या है उससे?
2-methoxytoluene। ये बनाना है। मतलब आपको CH3 को बेटे लगाना कहाँ पे है? ऑर्थो पोजीशन पे। अगर बात की जाए तो बहुत बेटर तरीके का रिएक्शन नहीं है। CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जाइए। जब आप जाएंगे तो आपको पता है कि इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा हमारा, और ये इलेक्ट्रोफाइल OCH3 कैसा ग्रुप है? +R, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो वो क्या करेगा? CH3 को ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा। मैंने आपसे कई बार बताया कि पैरा वाला मेजर होता है, लेकिन इन्होंने इस कन्वर्जन में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट पूछा है। हमारी मजबूरी है कि हम इसे बना के दिखाएंगे, लेकिन अगर बात करूं तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। कन्वर्जन नंबर 7, बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड। देखिए बेटे, आपको बेंजीन से फॉर्म करना है पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड, यानी आपको बेंजीन रिंग के ऊपर एक CHO ग्रुप चाहिए और एक NO2 ग्रुप चाहिए। आपको NO2 ग्रुप लगाना मैंने बता दिया, बाया नाइट्रेशन रिएक्शन आप लगा सकते हो। CHO ग्रुप लगाने के लिए एक तरीका था कि हम पहले एल्काइलेशन करवा लेते। एल्काइलेशन करवाने के बाद मैंने आपको बताया कि हम इटार्ड रिएक्शन की हेल्प से उस CH3 ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते थे CHO में। ऐसे CHO को डायरेक्ट भी लगाया जा सकता था। डायरेक्ट लगाने के लिए हमारे पास एक नेम रिएक्शन होता है, गटामान कॉस्ट रिएक्शन बेटे। आप इस रिएक्शन की हेल्प से बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट भी CHO ग्रुप को लगा सकते थे। रिएक्शन होता है बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। रिएक्शन करवाया जाता है एनहाइड्रस AlCl3 से। यहां पर बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो क्या मैं डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बना लूं या इस रिएक्शन के साथ जाऊं? ये एक बड़ा कंफ्यूजन आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटे कि अगर आपने बेंजीन पे डायरेक्ट CHO ग्रुप को लगा लिया तो CHO एक -R ग्रुप है, यानी वो NO2 को अपने मेटा पोजीशन पे भेज देगा और मुझे NO2 को पैरा पे भेजना है। यानी बेंजीन पे पहले किसी ऐसे ग्रुप को लगाइए जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, और उसके लिए हमारा CH3 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन करवा दिया। जैसे आपने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जाके जुड़ गया। फॉर्म क्या हो गया? टॉलीन। अब इस टॉलीन के ऊपर नाइट्रेशन करवा लीजिए, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4। जैसे आपने रिएक्शन करवाया बेटे, हुआ क्या? हमारे CH3 के पैरा पोजीशन पर NO2 लग गया एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद इटार्ड रिएक्शन। अगर आपको रिएजेंट याद नहीं तो जाके याद कीजिए, CrO2Cl2CH2 के साथ एंड देन हाइड्रोलिसिस। ये CH3 ग्रुप हमारा चेंज हो जाएगा CHO के फॉर्म में और आपको NO2 लगा हुआ मिलेगा। कन्वर्जन नंबर 8, बेंजीन टू पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। कुछ वैसी ही बात फिर से नहीं दिख रही है आपको? देखिए, मेरे पास बेंजीन है और बेंजीन से मुझे क्या करना है? मुझे बेंजोइक एसिड लगाना है और उसके नाइट्रो पैरा पोजीशन पे ही लगाना है। ये वही बात दिख रही है, सिर्फ अभी जहां टॉलीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, वहां टॉलीन को KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दीजिए बेंजोइक एसिड के फॉर्म में भी। कैसे? आइए देखते हैं। CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या होगा? बेंजीन पर CH3 जुड़ जाएगा, फॉर्मेशन क्या होगा? टॉलीन का। अब इसका नाइट्रेशन करवा दीजिए, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4। इससे क्या होगा? हमारे CH3 के पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको देखना मुश्किल लग रहा है, तो आप CH3 की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इस CH3 को यहां लगा देता हूं बेटे, जिससे आपके लिए कुछ इजी कंडीशन बन जाए। अब पैरा पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी।
अब क्या करें? अब इस CH3 को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए KMnO4 से। अगर आपने KOH लिख के कर दिया तो आपका एक स्टेप और बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा तो एसिड, लेकिन वो एसिड KOH से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। और अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको बाहर से इसमें H मिलाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? बेंजोइक एसिड का, और साथ में NO2। इस रिएक्शन में आप इसे डायरेक्ट क्या कर सकते थे? KMnO4 एसिटिक मीडियम हीट कर सकते थे। आप H2CrO4 के साथ भी हीट कर सकते थे। K2Cr2O7 एसिटिक मीडियम के साथ भी हीट कर सकते थे। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। जैसा देखिए, अब आपके पास बेटे बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है एक बेंजाइल अल्कोहल और एक मेटा पोजीशन पर लगा हुआ NO2। बेंजोइक एसिड एक मेटा डाइएक्टिंग ग्रुप है, तो मैं इस NO2 को मेटा पोजीशन पे ला सकता हूं, लेकिन COH ग्रुप हट जाए और CH2OH बन जाए, वो कैसे होगा? तो COH ग्रुप जो हमारा है बेटे, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो CH2OH ग्रुप में। रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है डाइबोरेन। आप किसका यूज करोगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, लेकिन जो डाइबोरेन होता है ये स्पेसिफिकली सिर्फ COH ग्रुप को रिड्यूस करता है, ये बाकी ग्रुप्स को जल्दी रिड्यूस नहीं करता। यानी ये हमारे COH ग्रुप को तो रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, लेकिन NO2 पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ये दोनों पे इफेक्ट डाल देगा। ये COH को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर देगा, तो आपको तो NO2 रिड्यूस नहीं करने देना। तो पहले क्या करिए, नाइट्रेशन करवा दीजिए, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। NO2 लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास एक ऐसा रिएजेंट भी है ना जो NO2 को रिड्यूस नहीं करता। कौन सा? B2S6। अब क्या कीजिए, अब इसमें मिला दीजिए B2S6 डाइबोरेन। ये रिएक्शन से आपको बेंजोइक वाला जो पार्ट है, COH वाला पार्ट है, वो CH2H में चेंज हो जाएगा। NO2 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेंजीन से मेथाइल बेंजोएट, मेथिन बेंजीन मेथाइल बेंजोएट। मेथाइल बेंजोएट का मतलब हो गया बेटे, आपको एस्टर बनाना है। एस्टर एसिड अल्कोहल से ही बनता है, तो क्या इससे एसिड बना ले? जी हाँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 से टॉलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इस टॉलिन को ऑक्सीडाइज कर दीजिए KMnO4 से। देखिए बेटे, कन्वर्जन पहली बार में आप नहीं करने लग जाओगे, आपको यही कन्वर्जन 4-4, 5-5 बार करने होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये बातें याद होने लग जाएंगी, आप समझने लगोगे कि क्या चाहता है वो। और अब एसिड पे अल्कोहल का रिएक्शन करवा दीजिए, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा, एसिड अल्कोहल रिएक्शन करके वाटर बना लेंगे। देखिए, एसिड का OH निकल जाएगा और अल्कोहल का H क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OCH3, दैट इज मेथाइल बेंजोएट। एनिलीन से आपको क्या बनाना है बेटे? एनिलीन से आपको बनाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन। देखिए, वही बात आ गई ना जो अभी मैं आपसे कर रहा था, जो हम लोगों ने कन्वर्जन रिएक्शन के पहले आपको थ्योरी में बताया कि एनिलीन बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, ऑर्थो पैरा पे नहीं, वो सब जगहों पे लगा देगा। तो आपको अगर सिर्फ पैरा पे चाहिए तो क्या करें, पहले एनिलीन को एसाइलेटेड करवा देते हैं, मतलब हम एनिलीन के ऊपर एसाइलेशन करवा देंगे, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा एसिटा एनिलाइट का। एसिटा एनिलाइट जो हमारे पास बना, अब आपके लिए बातें आसान हो गई, ये मॉडरेट एक्टिवेटर है। अब आपने इस पे Br2 लिखा, एसिटिक एसिड लिखा, ये क्या करेगा,
ये ऑर्थो पैरा पे लगाएगा, लेकिन मेजर पैरा वाला होगा तो मैं सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट बना के दिखा दूं, तो मैंने पैरा पे Br लगा दिया। अब इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आप अपने प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे। नाइट्रोबेंजीन टू एसिटानिलाइड, नाइट्रोबेंजीन और एसिटानिलाइड का मतलब कई बार लिख लिया हमने, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि एसिटानिलाइड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता कैसा है। इसका आईयूपीएसी नेम भी आप लिख सकते हो। नायरॉन के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है तो आप लिख दोगे एन फिनाइल, ठीक है, और ये है कंपाउंड कौन सा, एमाइड है, तो आप क्या लिख दोगे, एथनामाइड। कैसे बनाऊं, इसे रिड्यूस कर दीजिए, एनिलीन तो बन जाता है, पता है रिडक्शन करवाकर। लास्ट कन्वर्जन सीरीज में हम लोगों ने बहुत बार इसे बात की। और अब क्या करना है, इस रिएक्शन को भी पढ़ चुके हो आप, CH3COCl पायडीन के साथ चले जाइए, फॉर्मेशन हो जाएगा इस कन्वर्जन का। एसिटानिलाइड से पैरानाइट्रोएनिलीन, अगर आप देखोगे तो आपको इस बार ही उसने एसिटानिलाइड बना के दे दिया है, और बनाने को क्या कह रहा है, पैरानाइट्रोएनिलीन, यानी हमें एनिलीन बनाना है और पैरा पोजीशन पे NO2 लगाना है। आप जानते हो कि एक प्लस आर ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऐसा कर सकता है। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कीजिए। जैसे ही आप ऐड करोगे, हमारा जो NHCOCH3 है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 को अपने ऑर्थो पैरा पे लगा देगा, मेजर वाली पैरा कंडीशन होगी वहां लगा लीजिए। इस NHCOCH3 को NH2 में कैसे चेंज करते थे, आसान है ना, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा हमारे NH2 सिस्टम में। बनाने के लिए एन फिनाइल एथनामाइड आप जानते हो कि एसिटानिलाइड का ही आईयूपीएसी नेम है, अभी मैंने इसके पहले आपको ये बताया था। कैसे लिखा जाता है ये आईयूपीएसी नेम, एमाइड है, नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ ग्रुप है वो फिनाइल है, तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप को लिख देंगे फिनाइल और 2 कार्बन का एथनामाइड बन जाएगा। इसे कैसे बनाए, सबसे पहले OH ग्रुप को यहां से क्या कर दे, रिमूव कर दे, जिंक और डस्ट मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, हम फिनॉल से बेंजीन पर पहुंच जाएंगे। अब बेंजीन का नाइट्रेशन करवा देते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए, इसको मिलाने से क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन बन गया तो उसे रिड्यूस किया जा सकता है FnHCl के साथ, जैसे आपने रिड्यूस किया सिस्टम चेंज हो जाएगा NH2 में, और NH2 पर अगर आप रिएक्शन करवा देते हो किसका, CH3COCl का इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीन, तो आपको ये कंपाउंड बनता हुआ मिल जाएगा, इथेनामाइन। देखिए बेटे, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें एरोमेटिक रिंग्स नहीं है, एन-एथाइल एथनामाइड। अब देखो ये क्या है, एथनामाइड मतलब 2 कार्बन का कंपाउंड, और हमारे पास नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ, C2H5, मतलब ये आपको इसे बनाना है। क्या करें, तो नॉर्मल बात है कि अगर आप इसका रिएक्शन करवा दोगे किससे बेटे, CH3COCl से, तो ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, रिएक्शन होगा प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन में, और जब ये रिएक्शन आप करवाइएगा तो Cl निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH3CO, CH3CO, साथ में NHCH2CH3, हमारा ये कन्वर्जन यहाँ पूरा होगा। फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, देखिए बेटे ये एक रिएक्शन समझना है आपको, फिनॉल से पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर 3 फिनॉल के ऊपर 3 NO2 ग्रुप लग जाए, ये है पिक्रिक एसिड। इसे बनाने के लिए हम करते क्या है, एक तरीका कि आप फिनॉल के ऊपर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवा दीजिए। इससे होता क्या है कि हमारा फिनॉल जो है वो पिक्रिक एसिड बना देता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई जाती है, फिनॉल भी एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
यानी वो पिक्रिक एसिड ना बना के फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी ईल्ड बहुत पुअर मिलती है। तो अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है तो एक दूसरा पाथ बताया जाता है। वो क्या? हम सबसे पहले इसमें रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 का, जिससे फिनॉल का सल्फोनेशन हो जाता है। फिनॉल की रिंग पे SO3H लग जाता है। SO3H एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर रिंग है, जिसके कारण अब इसके रिंग का ऑक्सीडेशन होना आसान नहीं रह जाता। और अब अगर आप इसके ऊपर क्या मिलाते हो, कंसंट्रेट HNO3 मिलाते हो, तो पिक्रिक एसिड बन सकता है। ध्यान रखिएगा, ये पाथ ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिनाइल टू फिनाइल एथेनॉइड कैसा कंपाउंड है? एथेनॉइड एस्टर है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है किसके साथ? इसके साथ। ये रिएक्शन भी बेटे फिनॉल का ही एसाइलेशन रिएक्शन है। अगर आप फिनॉल पे CH3COCl का रिएक्शन करवा दो जैसे एनिलीन का हो रहा था, तो वैसे ही ये भी रिएक्शन है। फिनॉल लोन पेयर के साथ अटैक करता है, Cl निकल जाएगा, यानी बेंजीन पर O और उसके साथ COCH3। फिनॉल टू एस्प्रीन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन समझिएगा। देखो बेटे, एस्प्रीन है क्या? अगर हम एस्प्रीन के लिए बात करें तो ये है हमारे सामने एस्प्रीन। इसे हम कहते हैं एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। कहां पे लगा हुआ एसिटॉक्सी? ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसे बनाते कैसे हैं? देखिए बेटे, फिनॉल पे सबसे पहले हम इस रिएक्शन को करवाएंगे। कैसे? हम इस पे ऐड कर देते हैं CCl4 और KOH। ये कुछ रिएक्शन है जो कि आपको कई बार बना के याद करने होंगे। CCl4 और KOH को लगाने से पैरा पोजीशन पे बेटे COH लग जाता है, यानी फॉर्मेशन हो जाता है हमारे सैलिसिलिक एसिड का। अब इस सैलिसिलिक एसिड में जो फिनॉल है, अगर आप उस पर CH3COCl का रिएक्शन करवा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीन, तो फिनॉल भी वैसे ही अटैक करता है, Cl को निकाल देता है। निकालने से होता क्या है कि फिनॉल पर OCOCH3 बन जाता है, COH ग्रुप वैसे का वैसा लगा रहता है, एंड दिस इज आवर एस्प्रीन।